आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। जी हां, बात करूंगा गद्दारों की। चुनाव में आपने नारे तो जरूर सुने होंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो, मैं अगला लफ्ज नहीं कहूंगा। लेकिन यह नारा आपने सुना होगा, नारा किसने दिया यह भी सुना होगा, और किसके लिए दिया जाता है यह नारा यह भी आप जानते हैं, खास तबके को बदनाम करने के लिए। हालांकि आजादी के बाद से अब तक, बल्कि आजादी से पहले भी, अगर जंग आजादी में आप देखेंगे तो जो लड़ने वाले हैं ये वही लोग हैं कि जिन पर गद्दारी का इल्जाम लगाने की बार बार हिमाकत की जाती है, कोशिश की जाती है, इनको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जब तस्वीर सामने आती है, तो चाहे आजादी से पहले की हो या आजादी के बाद की, गद्दार कौन लोग निकलते हैं? वही कि जो नारेबाजी करते हैं। जी हां, कुछ ऐसी तस्वीरें हाल ही में सामने आई हैं। अभी आप देखिए, यूसीसी की बातें चल रही हैं और न जाने क्या क्या करके एक खास तबके को यहां टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर के बाहर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं हाल ही में, और अभी बिल्कुल ताजा एक अपडेट आया है जो बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही हैरान करने वाला है। मैं वो स्टोरी आपको दूंगा और कुछ और तस्वीरें आपके सामने पेश करूंगा, और उसके बाद मैं सवाल करूंगा, ये बताओ गद्दार कौन है, और ये बताओ गोली किसको मारी जानी चाहिए। बहरहाल मैं ये बताता हूं, अभी ये ताजा रिपोर्ट आई है कि यूपी एटीएस ने हाल में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने के शक में जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें से एक आदमी का नाम था सद्दाम शेख। जी हां, फिर से मैं बता दूं, यूपी एटीएस ने हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से दो लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें से एक का नाम था सद्दाम शेख। जी हां, पूछताछ में, अभी जब पूछताछ हो रही थी तो पूछताछ में पता चला है कि दरअसल सद्दाम शेख का नाम असल में सद्दाम शेख नहीं है, बल्कि उसका नाम रंजीत सिंह है। अब ये आप देखिए कि कितना चौंकाने वाला ये है। ऐसा ये सामने आया, और इसकी स्टोरी ये बताई जा रही है, जो सामने निकल के आया है कि ये गोंडा का रहने वाला था। 20 साल पहले चोरी के इल्जाम में इसके पिता ने, इस रंजीत सिंह को इसके पिता ने पकड़ लिया था, और उसके बाद इसकी जमकर पिटाई की थी। तब ये जो रंजीत सिंह है ये मुंबई भाग गया था, और मुंबई पहुंचने के बाद इसने अपना नाम बदल लिया था। वहां अपना नाम इसने रंजीत सिंह की जगह सद्दाम शेख रख लिया था। जी हां, ये एटीएस ने जो गिरफ्तार किया है, और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है, दो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो ये रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। और वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही हैरान करने वाला है। लेकिन ये कोई नई तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि विदेश मंत्रालय से अभी 2-3 दिन पहले विदेश मंत्रालय से विनय पाल नाम का एक नौजवान जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, और जो G20 के कागजात थे, वो बड़े अहम कागजात, वो पाकिस्तान भेजने का काम कर रहा था। ये अभी गाजियाबाद की पुलिस ने इस मिस्टर पाल को, जो विदेश मंत्रालय में तैनात था, उसको गिरफ्तार किया। और आइए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक पूर्व फौजी जो था, उसका नाम था सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा जो है वो एटीएस ने उसको हापुड़ से गिरफ्तार किया था। ये मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2021 की। और आइए जरा पीछे, तो पाकिस्तान के एक जासूसी अभी इसी साल डीआरडीओ में तैनात था, डीआरडीओ का साइंटिस्ट था, और उसका नाम था प्रदीप कुरुलकर, ये उसका नाम था। और बताते हैं कि इसका जो पुश्तैनी मतलब घर है, इसके वो 4 नस्लें जो है आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। ये भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, और इसको भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही मैं और बताऊं आपको कि आतंकवादी संगठन आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने वाला रवि चौरसिया, इसको भी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया, एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो इस तरीके की एक लंबी फेहरिस्त है, जहां आप पाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को पनाह दी जाती है, और इल्जाम लगाया जाता है
मुसलमानों पर। अभी आप देखिए कि सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तान से आई है, वो बॉर्डर पार करके 4 बच्चों के साथ आ गई, लेकिन कोई सिक्योरिटी पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उसकी आवभगत हो रही। क्यों? क्योंकि वो सचिन के प्यार में आई है और यहां आकर के उसने ये ड्रामा किया कि हम हिंदू बन गए हैं और देवी देवताओं की पूजा उसने शुरू कर दी। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर सचिन कौन है, ये चक्कर क्या है पूरा, कैसे कोई 4 बच्चों के साथ औरत हिंदुस्तान में दाखिल हो सकती है, क्या इसका मंसूबा है। कह रही 5वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी फर्राटे से बोल रही है, कंप्यूटर का नॉलेज उसको है, इसके बाद 4-4 मोबाइल उसके पास है, 5-5 पासपोर्ट उसके पास है, वो दुबई भी चली जाती है, दुबई से वो नेपाल भी आती है और नेपाल से हिंदुस्तान वो बगैर किसी कागजात के आ जाती है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। कहने का मतलब यह है कि अगर अभी कुछ हो जाएगा तो इल्जाम जो है वो मुसलमानों पर लगेगा, लेकिन इसकी जांच नहीं की जा रही। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी पिछले दिनों मैं यूपी पुलिस की तारीफ करूंगा, कई ऐसे मामलों में मैं एटीएस की भी तारीफ करता हूं कि जिसने इतना बड़ा ये इंकशाफ किया है, इतनी बड़ी चीजों को सामने लाए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से यहां सहारनपुर में मंदिर पर जब हमला हुआ था, मूर्तियां तोड़ी गई थी, तो उसमें भी मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जा रहा था। कुछ गोदी मीडिया के जो चैनल थे, उन्होंने तो बाकायदा ये कह दिया था कि ये मुसलमानों ने मूर्तियां और मंदिरों पर हमला किया है। लेकिन 5 दिन बाद यूपी की पुलिस ने, योगी की पुलिस ने उन दरिंदों को बाहर निकाला और उनके चेहरों को बेनकाब किया। वो शराबी कबाबी हिंदू थे और उन्होंने ही मूर्ति को तोड़ा था। तो और अयोध्या में भी अभी ऐसी ही तस्वीर आई है, कई मकामात पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं होता। इसके बावजूद न जाने क्यों इल्जाम जो लगता है वो ये लगता है कि दरअसल मुसलमान ही देश का गद्दार है। अभी जब आप देखिए कि वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम बिन अल शेख जो है वो अल ईसा, वो जब आए थे तो उनके सामने भी जो रिपोर्ट पेश की गई हिंदुस्तान के मदरसों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। यानी यहां का मुसलमान जो इल्जाम लगता है वो कतई नहीं, चाहे वो केरला स्टोरी बन जाए और चाहे जो कश्मीर कुछ भी बन जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि देश का जो मुसलमान है वो कहीं से कहीं तक न तो गद्दार है न तो बेईमान है। कहीं कोई आप देखिए रिश्वतखोरी में भी आपको मुसलमान नहीं मिलेगा, दहशतगर्दी में भी अभी तक आप देखेंगे तो मुसलमान नजर नहीं आता। इसके बावजूद जब राजनीति होती है तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है कि यूपी एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया था हिजबुल मुजाहिदीन, वो दरअसल निकला जो है सद्दाम शेख की जगह रंजीत शेख। तो इसीलिए अगर ऐसी ईमानदारी से काम हो तो जो देश के असल गद्दार हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको जेल भेजा जाए, उनको चौराहे पर खड़े होकर के गोली मारी जाए और इसमें यह ना देखा जाए कि कौन किस मजहब से। अगर वाकई गद्दार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सही गद्दार को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा देश में गद्दारों की इसी तरीके से बाढ़ आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।